दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार ऐसे ही नहीं कहा जाता और अमित शाह को सियासत का सबसे महीन गणितज्ञ ऐसे ही नहीं माना जाता। इन दोनों नेताओं ने बार बार साबित किया है कि वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव का पूरा खेल बदल देते। जब विपक्ष अगली चाल सोच रहा होता है, तब तक ये दोनों कई चालें आगे निकल चुके होते हैं और इस बार भी कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में जिस तैयारी की चर्चा है, अगर वो अपने अंजाम तक पहुंच गई तो वो सब कुछ हो सकता है जो अभी भी विपक्ष ठीक तरीके से सोच नहीं पाया। दोस्तों, मोदी और शाह सिर्फ रास्ते नहीं खोजते, पूरा रास्ता ही बदल देते और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की चर्चा है। ये मामला है परिसीमन का। जी हां, वही परिसीमन जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजनीतिक दलों के रणनीतिकार भी समझ नहीं पाते कि बीजेपी को फायदा कितना होगा और हमें नुकसान कितना होगा, क्योंकि परिसीमन सत्ता की सीढ़ियों का पुनर्निर्माण होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वोटों का नहीं, बल्कि सीधे सीधे पावर का नया बंटवारा है, जहां ज्यादा जनसंख्या वाली राज्य बाकी पूरे पर भारी पड़ने वाले हैं। चर्चा की 2029 का लोकसभा चुनाव कई बड़े बदलाव के साथ हो सकता है। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, महिला आरक्षण लागू हो सकता है और सबसे बड़ा बदलाव नया परिसीमन हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो जाती है तो वो सीटें आएंगी कहां से? नई सीटें पैदा करने के लिए पुरानी सीटों की सीमाएं बदलनी पड़ेगी। कहीं इलाके अलग होंगे, कहीं नए क्षेत्र जोड़े जाएंगे, कहीं जिले दो हिस्सों में बटेंगे, कहीं दो हिस्से मिलकर नई सीट बनाएंगे। यानी चुनावी भूगोल पूरी तरह बदल सकता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। आज देश में सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी किसी एक क्षेत्र को मजबूत बनाने में लगा दी। उन्हें पता है कौन सा गांव उनके साथ खड़ा रहेगा, कौन सा मोहल्ला उन्हें बढ़त दिलाएगा, कौन सी जाति, कौन सा वर्ग किस परिस्थिति में वोट करेगा। लेकिन परिसीमन के बाद हो सकता है कि वही गांव किसी दूसरी सीट में चला जाए, हो सकता है वही वोट बैंक किसी और सांसद क्षेत्र का हिस्सा बन जाए और हो सकता है जिस इलाके ने किसी नेता को 5 बार जिताया हो वो अगली बार उसकी सीट में रहे ही नहीं। यानी दशकों की मेहनत का पूरा गणित बदल सकता है। अब जरा सोचिए, एक व्यापारी ने 20 साल लगाकर बाजार में अपनी दुकान को सबसे लोकप्रिय बना दी। हर ग्राहक उसे जानता है, हर रास्ता उसकी दुकान तक आता है, लेकिन एक रात में पूरा बाजार दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, अब वही व्यापारी फिर से ग्राहकों को ढूंढता नजर आएगा। परिसीमन राजनीति में कुछ वैसा ही करता है। वो स्थापित ताकतों को नई परीक्षा देता है, वो पुराने समीकरणों को चुनौती देता है, वो नए खिलाड़ियों को मौका देता है और पुराने खिलाड़ियों को फिर से खुद को साबित करने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल परिसीमन को सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं मानते, वो इसे सत्ता का भविष्य लिखने वाली प्रक्रिया मान रहे हैं, क्योंकि चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं जिताते, चुनावी भूगोल भी जिताता है। किस सीट में कौन सी आबादी, किस सीट में कौन सा सामाजिक समीकरण, किस सीट में कौन सा राजनीतिक झुकाव, ये सब चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है और परिसीमन इन्हीं तत्वों को नए सिरे से व्यवस्थित करता है। अगर इसका एक छोटा उदाहरण देखना हो तो असम की तरफ नजर डालिए। वहां हुए परिसीमन के बाद कई राजनीतिक समीकरण बदल गए, कुछ इलाकों का स्वरूप बदला, कुछ सीटों का संतुलन बदला और चुनावी तस्वीर भी बदल गई। अब जरा कल्पना कीजिए, जब एक राज्य में सीमित स्तर का बदलाव इतना प्रभाव डाल सकता है तो पूरे देश में होने वाला व्यापक परिसीमन कितना बड़ा असर पैदा करेगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं होगा, यह सिर्फ बिहार का मामला नहीं होगा, यह सिर्फ दक्षिण भारत या उत्तर भारत का मामला नहीं होगा। इसकी लहर देश की लगभग हर लोकसभा सीट तक पहुंचेगी और यही वजह है कि राजनीतिक दल इस विषय पर बहुत सावधानी से नजर रखे हुए, क्योंकि एक बार परिसीमन लागू हो गया तो चुनावी लड़ाई का मैदान ही बदल जाएगा। कई सीटों पर पुराने समीकरण खत्म हो जाएंगे, कई सीटों पर नए समीकरण पैदा होंगे, कई नेताओं की ताकत बढ़ेगी, कई नेताओं की चुनौतियां बढ़ जाएगी और कई ऐसे चेहरे उभर सकते हैं जिनके बारे में आज कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। यही कारण है कि दिल्ली की राजनीति में संख्या का खेल लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे बड़े बदलाव के लिए संसद में आवश्यक समर्थन जुटाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई आने वाले समय का हिसाब लगा रहा है, हर कोई भविष्य का नक्शा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर परिसीमन का रास्ता साफ हो गया तो भारतीय राजनीति का अगला अध्याय बिल्कुल अलग हो सकता है। उस स्थिति में शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसे अपनी रणनीति दोबारा ना बनानी पड़े, शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसे अपना राजनीतिक गणित दोबारा ना बैठाना पड़े और शायद ही कोई ऐसी सीट होगी
जो इस बदलाव से पूरी तरह अछूती रह जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि 2029 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं हो सकता, ये पुराने चुनावी नक्शे और नए चुनावी नक्शे के बीच की लड़ाई भी बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय राजनीति एक ऐसे दौर में प्रवेश करेगी जहां सिर्फ चेहरे नहीं बदलेंगे, सिर्फ नारे नहीं बदलेंगे, बल्कि चुनाव लड़ने का पूरा ढांचा बदल सकता है। देखिए, राजनीति में सरकारें आती है, जाती है, नेता जीतते हैं, हारते हैं, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब खेल वही रहता है और पूरा मैदान बदलने की चर्चा होने लगती है। आज बात उसी मैदान की हो रही है। हो सकता है ये सब कुछ वैसा ना हो जैसा चर्चाएं कह रही है, हो सकता है तस्वीर कुछ और निकले, लेकिन एक बात तय है, अगर देश में व्यापक परिसीमन हुआ तो उसके बाद राजनीतिक पहले जैसी नहीं रहने वाली। कई नेताओं को नई शुरुआत करनी पड़ सकती है, कई दलों का नया गणित बनाना पड़ सकता है और कई ऐसी सीटें जिन्हें आज सुरक्षित माना जाता है कल सबसे कठिन लड़ाई का मैदान बन सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में नजर सिर्फ चुनाव पर मत रखिए, नजर उन फैसलों पर भी रखिए जो चुनाव होने से पहले लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार इतिहास मतदान वाले दिन नहीं बदलता, इतिहास उससे पहले लिखा जा चुका होता है। और शायद भारतीय राजनीति इस वक्त ऐसे ही मोड़ के करीब खड़ी है। इस विश्लेषण में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।